नमस्कार दोस्तों, आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनका टाइम पीरियड 1856 से 1920। जिस समय कांग्रेस उदारवाद के मार्ग पर अग्रसर थी, तिलक ने कांग्रेस ही नहीं वरन संपूर्ण भारत को स्वराज्य का नया लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने संपूर्ण देश में आंदोलन का शंख फूंक दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहा। महात्मा गांधी के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा का उद्घोष किया, यानी नारा दिया। ब्रिटिश सरकार और अन्य तुलना नेताओं की तुलना में केवल उनसे ही डरती थी। ब्रिटिश सरकार जो अन्य नेताओं की तुलना में केवल उनसे ही डरती थी। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, लोकमान्य भारत राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा गया। बाल गंगाधर तिलक को क्या आधुनिक भारत का निर्माता, लोकमान्य भारत राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा गया। वे एक महान पत्रकार, शिक्षक, लोकनायक और स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने सजग पत्रकार के नाते 2 साप्ताहिक पत्र मराठी में निकाले। मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा प्रकाशित किया। मराठी में कौन सा था? केसरी था, और मराठा अंग्रेजी में था। उन्होंने भारतीयों की याद दिलाई कि राजनीतिक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, ये अधिकार लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। उदारवादियों से पृथक भारत को लक्ष्य प्राप्ति के लिए बलिदान हेतु तत्पर रहने का पाठ पढ़ाने वाले ही वही थे। उनकी प्रेरणा का स्रोत भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति, राजनेता ही नहीं विद्वान भी थे। उनकी विद्वता का प्रमाण उनकी पुस्तक है। याद रखना, बाल गंगाधर की पुस्तकों को अपन को देखनी पड़ेगी क्योंकि पूछी जा सकती है। उनकी उस पुस्तक है एक तो द ओरियन किसकी? बाल गंगाधर तिलक की द ओरियन है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक की है। गीता रहस्य भी किसकी? बाल गंगाधर तिलक की है। तिलक के व्यक्तित्व चिंतन पर प्रभाव की बात करें, उनके परिवार का वातावरण नैतिकता, पवित्रता, धार्मिक निष्ठा से पूर्ण था। उन पर हिंदू दर्शन एवं चिंतन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने गीता में निहित निष्काम कर्मियों को अपने व्यक्तिक और सार्वजनिक जीवन का आधार बनाया। आत्मा की अमरता में विश्वास करते हुए शारीरिक एवं लौकिक कष्टों की परवाह नहीं की। उन्होंने प्राचीन भारत की जो महान गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए स्वराज की स्थापना पर बल दिया। ब्रिटिश राज का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने महाभारत में वर्णित जो अर्जुन, भीम और कृष्ण ने प्रभावित उनको क्या? अर्जुन के, कृष्ण के शौर्य और नीति के उपदेश जी उन पर प्रभावित रहे। तिलक मध्यकालीन भारत के महान आपके विद्वान रहे। शिवाजी के चरित्र से भी प्रभावित थे। शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। शिवाजी उत्सव का आयोजन करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है ना। तो उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत बना दिया। राजनीतिक चिंतन से प्रभावित ये दिखाई देते हैं। एडमंड बर्क ने इस मत से प्रभावित थे कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण उस राष्ट्र की प्राचीन परंपराओं की उपेक्षा करके नहीं बनाया जा सकता। मेजिनी और गैरीबाल्डी के नामों को भारतीयों के लिए अनुकूल मानते थे दोनों को। उनको लोकतंत्र संबंधी विचारों पर भी पश्चिमी चिंतन का प्रभाव उनका दिखाई देता है। तिलक के राजनीतिक विचार की बात करें, तिलक केवल राजनीतिक नेता ही नहीं वरन राजनीतिक विचारक भी थे। किंतु तिलक ने अपने चिंतन का केंद्र केवल भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति को बताया। उनके विचारों का मूल प्रेरक तत्व प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति थे। उन्होंने पश्चिम जगत के विभिन्न भौतिक सिद्धांतों से असहमति प्रकट की क्योंकि वे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप नहीं हैं। उनके चिंतन का मूल स्वर वैवाहिक और यथार्थवादी हैं, परंतु वे हॉब्स और मैकियावेली की तरह ही भौतिकवादी नहीं हैं। वे व्यक्ति और समाज का आधार नैतिकता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उन्होंने तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रसंग में अध्यात्मवाद, भौतिकवाद में विवेकपूर्ण समन्वय करने का प्रयास किया। तिलक ने बेंथम के उपयोगितावादी भौतिक सिद्धांत का खंडन करके उदारवादी नेताओं के वैचारिक आधार को तोड़ने का प्रयास किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या था? गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता का मूल अर्थ बताया इन्होंने स्वपरतंत्र की स्थापना। तिलक ने स्वतंत्रता को आत्मविकास का एक साधन स्वीकार किया। उन्होंने लोक के समान स्वतंत्रता को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया, जॉन लोक की तरह, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता के जन्मसिद्ध अधिकार बताया। उनके इस विचार ने भारतीयों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर दिया। स्वराज्य का विचार, प्रत्येक राष्ट्र को राजनीतिक स्वतंत्रता ही उनके स्वराज्य का अर्थ है। ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारत जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर पतन हो रहा है। इस स्थिति को मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय भारतीयों को पुनः राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त करना था। इसलिए तिलक ने अपने अडिग संकल्प को दोहराते हुए ब्रिटिश सरकार को चुनौती के स्वर में कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूंगा। चुनौती थी। तिलक स्वराज्य से संबंधित चिंतन पर वैदिक स्वराज्य और शिवाजी के हिंदू पद शाही का प्रभाव दिखाई देता। तिलक का उद्देश्य भारत में ऐसे स्वराज्य की स्थापना करना था जो भारत को पुनः
उसका गौरव दिलाने में समर्थ हो। उन्होंने स्वराज्य के आध्यात्मिक राजनीतिक दो स्वरूप स्वीकार किए। तिलक मानते थे कि अंग्रेजों के समान सभी देशों की जनता ये प्राकृतिक अधिकार है कि वे अपने अपने देशों पर शासन स्थापित करें। सन 1914 की विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों के प्रसंग में तिलक ने स्वराज की व्याख्या होम रूल के रूप में की, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस काल में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के विचार का परित्याग नहीं किया था। तिलक को जनशक्ति में पूर्ण विश्वास था और उनका मत था कि जैसे ही भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होगा, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति में सक्षम हो जाएगी। तिलक पर हिंदूवादी या मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी स्वराज के संदर्भ में लगाया जाता है, लेकिन उचित नहीं है। तिलक ने स्वयं को घोषित किया, मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वो मात्र हिंदू मुसलमानों तथा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, वरन संपूर्ण भारतीय समुदाय के लिए होगा। साधन सम्मति विचार की बात करें, साधन संबंधी, जहाँ गोखले स्वीकार करते थे साध्य के साथ ही साधनों की पवित्रता भी अनिवार्य है, लेकिन वही तिलक की दृष्टि स्वराज के लिए एक पवित्र साध्य था। स्वराज पवित्र साध्य था। प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता का उनका कोई आग्रह नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने गर्भपति साधन अपनाए, जिन्हें वो खुली राजनीतिक साधन भी कहते हैं। तिलक ने उग्रवादी राजनीतिक साधनों के अंतर्गत ऐसे सभी राजनीतिक साधनों को स्वीकार किया जो कानूनी दृष्टि से हिंसक और अवैध नहीं थे। उन्होंने प्रमुख रूप से 4 साधनों का स्वराज्य प्राप्ति का समर्थन किया: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक का विश्वास था कि इनकी मदद से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति भय समाप्त किया जा सकता है तथा बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने हिंसक साधनों का विरोध किया क्योंकि वे कहते थे कि यदि मुझे लगता है कि हिंसा का साधन अपनाने से 50% सफलता भी मिल जाएगी तो मैं शायद उसे अपनाने की राय देता। इस प्रकार अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता की उदारवादी कांग्रेस की नीति के भी वे आलोचक थे। वे कहते थे इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब शासकों ने स्वेच्छा से सत्ता शासितों को सौंप दी हो। बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी को तिलक ने देश प्रेम का प्रतीक बना दिया। वे इसका राजनीतिक महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यही ऐसा प्रभावशाली साधन है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उसे बंग के निर्णय को रद्द करने के लिए बाध्य करना। तिलक ने इस आंदोलन द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश व्यापार को नष्ट करने की चेष्टा की। तिलक बहिष्कार को ऐसा राजनीतिक शस्त्र मानते थे जिसकी सहायता से भारत की निहत्थी जनता बिना किसी हिंसक संघर्ष के ही ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा सकती थी। तत्कालीन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन के समाचार से बहिष्कार की सफलता स्पष्ट हुई। कहीं बड़ी बड़ी यूरोपियन दुकानें बंद हो गई अतः उनका व्यापार बहुत घट गया। गोखले के विपरीत उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार को अनुपूरक माना। तिलक के शब्दों में हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज से एवं विदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं। कोटेशन पूछी जा सकती है, याद रखना तिलक ने यह कहा था। निष्क्रिय प्रतिरोध के दर्शन का आधार ये विचार था कि अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य। कहता था कि यदि तुम्हारे पास सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या इतनी भी शक्ति नहीं है कि विदेशी शासन को अपने ऊपर शासन करने के में मदद देने से इनकार कर सको। राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें, तिलक ने शिक्षा को अपने राजनीतिक साध्य स्वराज की प्राप्ति के लिए आधारभूत साधन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्षिण शिक्षा समाज और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी। याद रखना तिलक ने किसकी स्थापना करी? न्यू इंग्लिश स्कूल और दक्षिण शिक्षा समाज और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी। बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान समर्थ गुरु रामदास के नाम पर उन्होंने अनेक समर्थ विद्यालय खुलवाए। वे छात्रों को इस प्रकार शिक्षित किए जाने के पक्ष में थे। उनमें स्वराज प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हो गई। वे मातृभाषा के शिक्षा के पक्ष में थे तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं और छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। प्राचीन भारत के गौरव से प्रभावित राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद को एक निश्चित मूर्त अवधारणा बनाने का श्रेय तिलक को दिया जाता है। गोखले के विपरीत तिलक राष्ट्रवाद को भारतीय परंपराओं, भावनाओं और परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करना चाहते थे। तिलक स्वदेशी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तिलक का मत था, हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण नहीं करना चाहते। संस्थाओं का विविधवादियों के इस मत से सहमत नहीं थे कि भारत की राजनीतिक एकता ब्रिटिश शासन की कृपा परिणाम है। यद्यपि तिलक ने हिंदू राष्ट्र के विचार को प्रस्तुत किया, हिंदुओं को संगठित करने के लिए गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया, परंतु शीघ्र ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को आधार बनाया, समस्त भारतीयों के लिए स्वराज की मांग की। इसलिए तिलक ने समस्त भारतीयों के आर्थिक हितों की एकता, एक राष्ट्रभाषा, हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने का विचार किया। देवनागरी को, ठीक है। तिलक ने राष्ट्रवाद को राष्ट्र धर्म का तिलक का राष्ट्रवाद बहुआयामी था।
ये एक साथ ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक था। राष्ट्रवाद द्वारा भारत के संपूर्ण जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। तिलक प्रथम राजनेता थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को उसकी संपूर्णता में प्रकट किया था। तिलक द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रवाद समग्र राष्ट्रवाद कहलाता है। अन्य प्रमुख राजनीतिक विचार की बात करें तो तिलक ने सामाजिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक सुधारों को प्राथमिकता दी। तिलक की आस्था जनता की शक्ति में थी। पट्टाभी सिद्धारमैया ने इस संबंध में गोखले और तिलक के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा, गोखले उच्च वर्ग एवं बुद्धिजीवियों की तरफ देखते थे और तिलक सर्वसाधारण और करोड़ों की ओर। वस्तुतः तिलक के प्रयत्नों के कारण ही कांग्रेस की पहुंच साधारण जनता तक हो सकी। तिलक के सामाजिक विचार। तिलक के अनुसार सच्चा समाज सुधार समाज के भीतर से जन्म लेता है, अतः लंबे चौड़े कानून बनाकर समाज से बाहर से समाज सुधार थोपने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वयं समाज के अंदर से प्रेरणा जगाना आवश्यक है। वे तत्कालीन सामाजिक दशा से असंतुष्ट थे, परंतु ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा इस क्षेत्र में पहल और हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। वे सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक स्वराज चाहते थे। वे सामाजिक सुधार तिलक के शब्दों में हिंदू समाज का आंतरिक मामला था, इसलिए राम मोहन राय के विपरीत समाज सुधारों का आधारित कानून बाध्यता नहीं वरन जन सहमति होना चाहिए। तिलक के शब्दों में समाज सुधार सहज और स्वाभाविक होने चाहिए ताकि उनके प्रति असंतोष नहीं फैले, सामाजिक संगठन कमजोर नहीं हो। अतः सामाजिक सुधारों से पहले सामाजिक जागृति उत्पन्न होनी चाहिए। सुधारों का आधार स्वदेशी मूल्य ही होने चाहिए, पाश्चात्य मूल्य नहीं। तिलक बाल विवाह के घोर विरोधी थे। स्त्री शिक्षा और विधवा उद्धार के भी पूर्ण समर्थक थे। इस क्षेत्र में उनका आचरण उनकी कथनी के अनुरूप था। वे सभी जातियों पंथों के व्यक्तियों के साथ खान पान रखते थे। उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव में दलित वर्ग के व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक शामिल किया। वे विधवा विवाह में सम्मिलित होते थे। इस प्रकार उन्होंने समुद्र पार यात्रा के निषेध को तोड़ते हुए इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने अपनी पुत्रियों को शिक्षित किया। 16 वर्ष की आयु की बाद उनका विवाह किया।